नमस्कार। टी.एस. इलियट की कविता लव सॉन्ग ऑफ जे. अल्फ्रेड प्रूफोक मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ और जो मेरे पास सिलेबस आया है यूनिवर्सिटी से उसमें वही पोएम है, लेकिन जो बुक्स आई हैं उनमें द हॉलो मैन पोएम दी हुई है। तो अपनी यूनिवर्सिटी के बच्चों से मेरी गुजारिश यही है कि आप दोनों पोएम्स पढ़ लें, क्योंकि कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि हॉलो मैन आपके में है या फिर लव सॉन्ग ऑफ जे. अल्फ्रेड प्रूफोक है। दोनों पोएम्स पढ़ने में आपका कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही है। तो आप दोनों पोएम्स को ज़रूर पढ़ लें। अब जैसे कि लव सॉन्ग ऑफ जे. अल्फ्रेड प्रूफोक आपने पढ़ी थी मेरे साथ और वहाँ देखा कि नाम तो उसका टाइटल जो था वो तो लव सॉन्ग था, लेकिन प्रेम गीत तो वो बिल्कुल नहीं था। लव सॉन्ग को हिंदी में प्रेम गीत बोलेंगे और जब आप उसका सब्जेक्ट मैटर देखते हैं, जो थीम देखते हैं, विषय वस्तु देखते हैं, तो वो प्रेम गीत बिल्कुल नहीं था। वहाँ कुछ टूटी फूटी यादें, कुछ टूटे फूटे विचार, कोई विचार कहीं से आ गया, कोई बात कहीं से निकल आई, तो एक तरीके से कॉन्ग्लोमरेशन बोलते हैं ना कि एक मिक्सचर सा हो जाता है अलग अलग विचारों का, अलग अलग भावनाओं का। तो इस तरीके का जैसे ये दुनिया है, आज की मॉडर्न जो वर्ल्ड है इतना कंफ्यूज्ड है, समझ में नहीं आता क्या करे क्या ना करे, तो ऐसे आइडियाज़ वहाँ थे। अब वैसा ही कुछ आप यहाँ भी देखेंगे। द हॉलो मैन ये कविता भी वैसी ही है जैसी वो कविता थी। टी.एस. इलियट का स्टाइल ही यही है। वो मॉडर्न पोइट है और मॉडर्न पोइट्री इसी तरीके की है। मैक्सिमम लोग इसी तरीके की पोइट्री लिखते हैं मॉडर्न एज में। तो अब यहाँ हॉलो मीन्स खोखला होता है, मैन मनुष्य, यानी खोखले लोग, अंदर से खोखले हैं। तो अब जैसे टाइटल आप देख ही रहे हैं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लोगों में एक निराशा की भावना आ गई कि इतने लार्ज स्केल पे लोगों को मारा गया। दुनिया के काफ़ी देश उसमें शामिल थे और बहुत सारे लोगों की डेथ हुई। तो एक डिप्रेशन जैसा, एक निराशा जैसी, एक डेस्पेयर, एक फ्रस्ट्रेशन पूरी दुनिया में छा गया था। लोगों को लगने लगा कि जितना हम दम्भ भरते हैं, शेखी बगाड़ते हैं कि साहब ह्यूमन सिविलाइजेशन इतनी प्रोग्रेस कर चुकी है, हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इतने आगे जा चुके हैं, तो ये सब बातें कितनी खोखली हैं ये एहसास हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। तो उसी पीरियड की ये कविता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लिखी गई है। कितना खोखलापन महसूस होता है मनुष्य जब सोचने बैठता है, और अब एक विचार कहीं से आता है, एक कहीं से आता है। तो इसी तरीके के अलग अलग विचार आपको यहाँ इस पोएम में भी देखने को मिलेंगे। ये एपिग्राफ जैसा कि वहाँ भी था, जब आपने लव सॉन्ग ऑफ जे. अल्फ्रेड प्रूफोक पढ़ा था तो वहाँ भी एपिग्राफ था, यहाँ भी है। मिस्टर कर्ट्ज ही इज़ डेड। तो ये मिस्टर कर्ट्ज एक कैरेक्टर है द हार्ट ऑफ डार्कनेस नॉवल में। ये नॉवल जोसेफ कॉनरेड का लिखा हुआ है और वहाँ एक कैरेक्टर है कैप्टन कर्ट्ज, और उस नॉवल में बड़ी ट्रेजिक डेथ होती है कैप्टन कर्ट्ज की। तो उसके लिए रेफरेंस है ये। कॉलोनियल अफ्रीका, यानी जब साम्राज्यवाद फैला हुआ था, जब अंग्रेज़ों का पूरी दुनिया पर राज था, उस पीरियड में सेट है ये नॉवल। और कैसे सफ़र करते हैं जो वहाँ के नेटिव लोग हैं, अंग्रेज़ों के हाथों कैसे सफ़र करते हैं, आपको एहसास होगा अगर आप ये नॉवल पढ़ते हैं। तो उसके लिए रेफरेंस है। अच्छा, जो दूसरा रेफरेंस है अ पेनी फॉर द ओल्ड गाय। तो ये जो रेफरेंस है, गाय फॉक्स एक बंदा था जिसने पार्लियामेंट को उड़ाने की कोशिश की थी, और उसका पुतला जलाया जाता है हर 5 नवंबर को। तो उसके लिए एक पेनी, एक ऐसा विश्वास है कि जैसे हमारे यहाँ भी है, मरने के बाद हम लोगों को वैतरणी नदी पार करनी होती है, भवसागर पार करना होता है। ऐसा ही कुछ रेफरेंस वेस्टर्न माइथोलॉजी में भी है, वहाँ भी नदी का पार करनी पड़ती है। और उस नदी को जो पार कराता है वो नाव चलाने वाला, उसका नाम कैरोन है। और उस कैरोन को एक सिक्का चाहिए होता है, वो फ्री में भवसागर पार नहीं कराता, मतलब उस नदी को पार नहीं कराता, उसको एक पेनी चाहिए।
तो जब वहाँ पर लोग मरते हैं तो उनके मुंह में एक पेनी डाल दी जाती है, एक सिक्का डाल दिया जाता है कि भाई जब ये कैरॉन के पास पहुँचेगा तो कैरॉन को ये सिक्का दे देगा और वो नदी पार करा देगा। तो ये इस तरीके का रेफरेंस है। तो उस बंदे के लिए एक सिक्का। तो ये दूसरा एपिग्राफ हुआ। 2 एपिग्राफ हैं, इन पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए, तो दोनों को आपको याद रखना है। चलिए, ये पोइम जो है वो 5 पार्ट्स में बटी हुई है, 5 भागों में बटी हुई है। तो सबसे पहले हम पहला भाग इसका देखते हैं। वी आर द हॉलो मैन, हम खोखले लोग हैं। वी आर द स्टफ्ड मैन, हम भूसा भरे हुए आदमी हैं। अंदर से खोखला करके आपने देखा हो गांव में ऐसा होता है कि किसी भैंस का या गाय का बछड़ा या बच्चा मर जाता है तो उसकी जो स्किन है उसमें भूसा भर के वहीं खड़ा कर देते हैं, जिसको कि भैंस या गाय अपना बच्चा समझती है और वो दूध दे देती है। तो वो स्टफ़ कहलाता है। अब हम भी कुछ ऐसे ही लोग हैं। जो मॉडर्न वर्ल्ड के लोग हैं वो सब खोखले हैं और उनके अंदर भूसा भरा हुआ है। वी आर द स्टफ्ड मैन। लीनिंग टुगेदर, लीनिंग माने झुके हुए हैं, टुगेदर साथ साथ। अब ये जो खोखला व्यक्ति है या अंदर से खोखली जो चीज़ है उसमें स्टेबिलिटी नहीं होती, स्थिरता नहीं होती, अकेला खड़ा नहीं हो सकता अंदर से खोखला आदमी। तो टुगेदर मतलब साथ साथ झुके हुए हैं, एक दूसरे का सहारा लेकर झुके हुए हैं। हेड पीस, जो हमारा हेड पीस मतलब कि जो हमारी खोपड़ी है, जो हमारा सिर है, फिल्ड भरा हुआ है विद स्ट्रॉ, घास से, भूसे से। तो ये हकीकत है आज की दुनिया की अकॉर्डिंग टू टी.एस. एलियट। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसा लगता है जैसे सबके सिर में भूसा भरा हुआ है, कुछ भी मीनिंगफुल नहीं है। लोगों के मन में, लोगों के दिमाग में जो आइडियाज़ हैं वो उतने ही मीनिंगलेस हैं जितना कि स्ट्रॉ होता है, जितना कि भूसा होता है। लोग अपने आप को बड़ा इंटेलेक्चुअल मानते हैं, हर व्यक्ति अपने आप को बड़ा बुद्धिमान मानता है और इतनी तरक्की सिविलाइजेशन ने कर ली है। लेकिन टी.एस. एलियट को लगता है कि हम फिर भी खोखले हैं और हमारे अंदर भूसा भरा हुआ है और हम एक दूसरे का सहारा लेकर खड़े हुए हैं। इतना भी हमारे अंदर ताकत नहीं है, एनर्जी नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है कि हम अकेले खड़े हो सकें। अलास, हाय, हाय ये हिंदी वाला, इंग्लिश वाला नहीं, हिंदी वाला हाय। आर ड्राइड वॉइसेस, हमारी सूखी हुई आवाज़ें, यानी आवाज़ें सूख गई हैं, आवाज़ों में कोई दम नहीं है बचा है, किसी के बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। यानी वर्ल्ड वॉर होता ही नहीं है ना, दुनिया पर इतने लार्ज स्केल पर तबाही नहीं होती अगर लोगों की आवाज़ों में दम होता। ऐसा थोड़ी है कि हर व्यक्ति युद्ध चाहता हो। युद्ध में कितनी बर्बादी होती है। जो नेता लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो तो मतलब मज़े से रहते हैं, उन पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी आप युद्ध देख रहे हैं यूक्रेन का और रशिया का। यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं ज़ेलेंस्की, उनका अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा, कोई बाल बांका नहीं हुआ। रूस के राष्ट्रपति हैं पुतिन, उनका कोई बाल बांका नहीं हुआ, मज़े से अपने महल में रह रहे हैं। लेकिन बर्बादी कौन झेल रहा है, परेशानियां कौन झेल रहा है? आम जनता झेल रही है। तो जो जनता परेशानियां झेलती है युद्ध की वजह से, क्या वो कभी युद्ध चाहेगी? नेवर। कभी कोई आम जनता कभी युद्ध नहीं चाहती, क्योंकि उसे मालूम है अल्टीमेटली परेशानियां उसको ही झेलनी है। लेकिन उसकी आवाज़ सूखी हुई है। आर ड्राइड वॉइसेस, हमारी सूखी हुई आवाज़ें, क्योंकि उनका कोई मीनिंग ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं उन आवाज़ों को। आर ड्राइड वॉइसेस। व्हेन वी विस्पर टुगेदर, व्हेन जब, वी विस्पर हम फुसफुसाते हैं, टुगेदर साथ साथ। आर क्वाइट, वो शांत होती हैं। हमारी जो आवाज़ें हैं, कहते हैं ना कारखाने में तूती की आवाज़ कौन सुनता है, तो ये जो हमारी आवाज़ें हैं वो वैसी ही हैं जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज़। तो तूती की आवाज़ एकदम क्वाइट, वैसे तो अलग शांति में सुनी जाए तो वो तेज़ आवाज़ होती है, तूती बोलती है तो मतलब बहुत तेज़ आवाज़ होती है। लेकिन नक्कार खाने में कौन सुनता है? तो हमारी जो आवाज़ें हैं, वी विस्पर टुगेदर, हम साथ साथ फुसफुसाते हैं, लेकिन हमारी वो जो आवाज़ें हैं आर क्वाइट, वो शांत हैं। एंड मीनिंगलेस, और
अर्थहीन हैं। कोई अर्थ नहीं हमारे बोलने का, हमारे चीखने का, हमारे चिल्लाने का और हमारे फुसफुसाने का। चाहे हम ज़ोर से बोलें, चाहे हम विस्पर करें, फुसफुसाएं, कोई अर्थ नहीं है। एज विंड इन ड्राई ग्रास, तो हमारी वो जो आवाज़ें हैं एज विंड, हवा की तरह हैं, इन ड्राई ग्रास, इन सूखी घास में। सूखी घास में हवा के चलने का कोई मतलब नहीं है। जब हवा पेड़ों, हरे भरे पेड़ों में से होके गुज़रती है तो कैसी आवाज़ें करती हुई जाती है, साएं साएं की आवाज़ करती जाती है ना। लेकिन सूखी घास में, ड्राई ग्रास में उस हवा की कोई मीनिंग नहीं है, वो शांत है। और रैट्स फीट, या फिर जो हमारी आवाज़ें हैं वो वैसी हैं जैसी कि चूहों के पैरों की आवाज़ें होती हैं ओवर ब्रोकन ग्लास। ओवर, ऊपर, ब्रोकन, टूटे हुए, ग्लास, कांच पर। टूटे हुए कांच के ऊपर रेंगता हुआ चूहा, तो उसके पैरों के, उसके कदमों की जो आवाज़ होती है, इन आर ड्राई सेलर। इन आर, हमारे, ड्राई माने सूखे पड़े हुए, सेलर होते हैं तहखाने। तो हमारे सूखे तहखानों में हम, जहाँ हम आते जाते नहीं, टूटी फूटी चीज़ें पड़ी हुई हैं, जहाँ टूटा फूटा कांच पड़ा हुआ है, उस पर जो चूहों की रेंगने की आवाज़ें हैं वैसी ही हमारी आवाज़ें हैं। शेप विदाउट फॉर्म, हम एक शेप हैं, आकृति हैं, विदाउट फॉर्म, जिनकी कोई फॉर्म नहीं है। मतलब कि हम ह्यूमन शेप में हैं लेकिन हमारी फॉर्म नहीं है। जैसे कि एक बिजू का खड़ा कर देते हैं ना खेत में, एक लकड़ी लेते हैं और उस पर एक शर्ट लटका देते हैं, ऊपर एक वो रख देते हैं, घड़ा रख देते हैं, उसका सिर के फॉर्म में घड़ा रख देते हैं और एक शर्ट पहना देते हैं लकड़ी को, उसको बिजू का बोलते हैं गांव में। उसको इंसान समझकर पक्षी भाग जाते हैं, जानवरों को और पक्षियों को लगता है कि आदमी खड़ा है और वो फिर फसल को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो वैसे ही हम हैं, शेप है विदाउट फॉर्म। तो हम ह्यूमन शेप में तो हैं लेकिन ह्यूमन फॉर्म नहीं है हमारी। मतलब हम वही लकड़ी पे शर्ट पहना हुआ बिजू का हैं। शेड विदाउट कलर, शेड मतलब छाया है, विदाउट कलर लेकिन रंगत नहीं है। तो जैसे बिजूका की कोई मतलब छाया तो होती है लेकिन उसका कोई कलर नहीं होता, यानी ह्यूमन कलर नहीं होता, वैसे ही हम हैं। तो हमारे अंदर रंग नहीं है, सिर्फ छाया है। पैरालाइज्ड, पैरालिसिस होती है, लकवा मार जाता है और इंसान कुछ कर नहीं पाता, जिसको पैरालिसिस हो जाती है। तो पैरालाइज्ड फोर्स, फोर्स ताकत होती है। तो हमारी जो ताकत है, जो इंसानी ताकत है, उसको पैरालिसिस हो गया है, उसको लकवा मार गया है। यानी एक ह्यूमन बीइंग के रूप में हम कुछ कर नहीं पाते हैं। जेस्चर विदाउट मोशन, जेस्चर मतलब हाव भाव है, यानी एक इंसान की फॉर्म में हम खड़े हैं तो जेस्चर है, एक हाव भाव दिख रहा है विदाउट मोशन, लेकिन गति नहीं कर सकते हैं। जैसे बिजूका होता है वो एक ह्यूमन फॉर्म में खड़ा है, इंसान के रूप में खड़ा है लेकिन विदाउट मोशन। उसके हाथ में कभी कभी एक लठिया भी पकड़ा दी जाती है, वहाँ पे लाठी रख दी जाती है जैसे कि वो मारने वाला है जानवरों को या पक्षियों को। तो वो एक जेस्चर होता है, वो एक हाव भाव होता है विदाउट मोशन, बिना किसी गति के, गति नहीं कर सकता, फिक्स्ड होता है, वहीं पर है। तो वैसे ही हम हो गए हैं। ये ऊपर से नीचे तक वो बिजूका की ही इमेजरी चल रही है एक तरीके से। तो जेस्चर है विदाउट मोशन। दोज हु हैव क्रॉस्ड विद डायरेक्ट आइज, दोज वो, हु हैव क्रॉस्ड जो पार चले गए हैं, जिन्होंने पार कर लिया है, विद डायरेक्ट आइज सीधी सीधी आँखों से, टू डेथ्स अदर किंगडम मौत के दूसरे राज्य में। यानी जो हमारे पूर्वज थे उनके पास आँखें थीं और वो उन आँखों की वजह से रास्ता खोजते हुए मृत्यु के दूसरे राज्य में चले गए हैं हमारे पूर्वज। रिमेंबर अस इफ़ एट ऑल, नॉट एज लॉस्ट वायलेंट सोल्स। रिमेंबर अस, हमको याद रखना, इफ़ एट ऑल, अगर ऐसा हो, अगर हमको याद रखो भी तो हमको याद करना, नॉट
एज लॉस्ट वायलेंट सोल्स। लॉस्ट माने खोई हुई, वायलेंट माने हिंसक, सोल्स माने आत्माएं। तो खोई हुई हिंसक आत्माओं के रूप में नहीं, बल्कि ओनली एज द हॉलो मैन, केवल खोखले इंसानों के रूप में, द स्टफ्ड मैन, भूसा भरे हुए इंसानों के रूप में हमको याद रखना, अगर याद रखा भी जाए। तो ये हुआ एक पार्ट। इस पार्ट में आप देखेंगे कि कुछ फ्रेगमेंटेड इमेजेस हैं, यानी टूटी हुई इमेजेस हैं जो आपस में जुड़ी हुई नहीं हैं। अब देखिए, ये जो पहली इमेज है, आइज आई डेयर नॉट मीट इन ड्रीम्स, इन डेथ्स ड्रीम किंगडम दीज डू नॉट अपीयर। अब पहले आप इसी को, तीसरी लाइन को देखिए, दीज डू नॉट अपीयर, ये नहीं लगती, अपीयर माने लगना, दिखना ना, तो दीज माने ये, तो ये नहीं लगती हैं, ये नहीं दिखती हैं। अब आइज, वो आँखें, ये नहीं दिखती हैं वो आँखें। आई डेयर नॉट मीट, डेयर माने हिम्मत होना, मुझ में हिम्मत नहीं है मिलने की, इन ड्रीम्स, सपनों में। आइज आई डेयर नॉट मीट इन ड्रीम्स, वो आँखें जिनसे मिलने की, जिनका सामना करने की मुझ में हिम्मत नहीं है, सपनों में भी। इन डेथ्स ड्रीम किंगडम, मौत के ड्रीम किंगडम यानी सपनों के राज्य में, मौत के सपनों के संसार में जिन आँखों का सामना करने की मुझ में हिम्मत नहीं है, दीज डू नॉट अपीयर, ये वो नहीं लगती, ये वो आँखें नहीं लगती। यानी अब यहाँ एक ऐसी इमेज है कि जैसे वो आँखें देख रहा है, उसके सामने कोई आँखें हैं, आँखों की कोई तस्वीर है जिसको वो देख रहा है, जिस पे उसकी नज़र पड़ रही है, और वो कह रहा है कि ये तो वो आँखें नहीं लगती जिनका के सामना करने की मुझ में हिम्मत नहीं है, मौत के साम्राज्य में। देयर, वहाँ पर, यानी मौत के साम्राज्य में तो द आइज आर, आँखें होती हैं, सनलाइट, धूप की तरह, ऑन अ ब्रोकन कॉलम, जो कि ब्रोकन माने टूटे हुए, कॉलम खंबा होता है, जो कि एक टूटे खंबे पर पड़ रही होती है, वैसी आँखें होती हैं वहाँ पर। तो अब ये आँखों की इमेज तो यहाँ ख़त्म हुई। अब यहाँ फिर देखिए एक और इमेज यहाँ पर शुरू हो गई। मैंने कहा था ना कुछ फ्रेगमेंटेड इमेजेस हैं जो आपस में जुड़ी हुई नहीं हैं। अब देयर, वहाँ पर तो इज़ अ ट्री, एक पेड़ होता है, स्विंगिंग, झूलता हुआ, एंड वॉइसेस आर, और जो आवाज़ें होती हैं, इन द विंड सिंगिंग, वो हवा में गाती हुई होती हैं, यानी हवा में गाती हुई आवाज़ें क्लियर नहीं होती, क्या कह रही हैं वो भी सुनाई नहीं देता। जब हवा गा रही होती है, हवा चल रही होती है, तो वो आवाज़ें होती हैं वहाँ पर। मोर डिस्टेंट, और ज़्यादा दूर, एंड मोर सोलम, और ज़्यादा गंभीर, और ज़्यादा पवित्र, सोलम माने गंभीर, सीरियस या पवित्र। देन अ फेडिंग स्टार, एक डूबते हुए तारे से भी ज़्यादा, ऐसी आवाज़ें होती हैं। लेट मी बी नो नियरर, यानी मैं भाई ज़्यादा पास में ना जाऊं। इन डेथ्स ड्रीम किंगडम, मौत का जो सपनों का, फ़ोन नीचे गिर गया था, चलो फिर से रख लिया मैंने वापस। तो अब जैसी टी.एस. इलियट की कविताएं, वैसी ही दुर्घटनाएं भी हो रही हैं हमारे साथ। तो लेट मी बी नो नियरर, मैं और पास में ना जाऊं, इन डेथ्स ड्रीम किंगडम, मौत के सपनों के साम्राज्य में। लेट मी ऑल्सो वियर, और मैं पहन लूँ, वियर माने पहनना, अब मैं पहन लूँ, सच, ऐसे, डेलिबरेट माने इंटेंशनल, जानबूझकर, डिस्गाइज होते हैं भेष बदल लेना, आवरण पहन लेना, तो मैं ऐसे आवरण पहन लूँ जानबूझकर, क्योंकि भाई अपने आप को छिपाना है। अब कुछ है तो नहीं, अंदर से खोखले हैं, लेकिन ऐसे आवरण मैं धारण कर लेता हूँ। चलो क्या क्या, रैट्स कोट,
चूहे का कोट, यानी चूहे की तरह जो ऊपर से फर होता है वैसा चूहे का कोट पहन लेता हूँ। क्रो स्किन, कौवे की खाल पहन लेता हूँ। क्रॉस्ड स्टेप्स, क्रॉस्ड माने आपस में वो जो बनाया जाता है ना, बिजू का बनाया जाता है, तो एक सीधी लकड़ी होती है, एक आड़ी लकड़ी होती है, यानी एक दूसरे को क्रॉस करती हुई। स्टेप्स खपच्चियाँ कह सकते हैं आप, तख्ते कह सकते हैं, लकड़ियाँ कह सकते हैं, डंडे कह सकते हैं। तो एक दूसरे को क्रॉस करते हुए, काटते हुए डंडे इस तरीके से मैं धारण कर लूँ। इन अ फील्ड, एक खेत में। बिहेविंग, व्यवहार करते हुए। एज द विंड बिहेव्स, जैसे कि हवा व्यवहार करती है। तो बिजूका पे जो शर्ट लटकी होती है, कपड़े लटके होते हैं, जिधर की हवा चलती है उधर ही वो उड़ने लगते हैं कपड़े, क्योंकि शरीर तो है नहीं, वो लकड़ियाँ ही तो हैं, लकड़ियों पर कपड़े लटके हुए हैं, तो वो वैसे ही उड़ने लगते हैं, वैसे ही व्यवहार करने लगता है जैसे कि हवा व्यवहार करती है। नो नियरर, ज़्यादा पास नहीं। नॉट दैट फाइनल मीटिंग, नहीं वहाँ तक मुझे नहीं जाना है जहाँ अंतिम मुलाकात होनी है। इन द ट्विलाइट किंगडम, ट्विलाइट जहाँ मौत और ज़िंदगी आपस में मिलते हैं। ट्विलाइट वो रोशनी होती है जब दिन और रात मिलते हैं, सुबह भी होती है ऐसी रोशनी, शाम को भी होती है, तो वो ट्विलाइट कहलाती है। और यहाँ पर मौत और ज़िंदगी जहाँ मिलते हैं वो ट्विलाइट किंगडम हुआ। तो मुझे वहाँ तक नहीं पहुँचना है, उस फाइनल मीटिंग तक, अंतिम मुलाकात तक नहीं पहुँचना है जहाँ वो जो मौत और ज़िंदगी को जोड़ने वाला राज्य है। और अब हम बढ़ते हैं पार्ट 3 की ओर। दिस इज़ द डेड लैंड, ये मरे हुए लोगों की जगह है, ज़मीन है। ये जो धरती है मरे हुए लोगों की धरती है, यानी चलते फिरते दिख रहे हैं हम जो इंसान हैं इस दुनिया के, वो देखने में लगता है और वो सोच रहे हैं कि वो ज़िंदा हैं, लेकिन वास्तव में वो मरे हुए हैं। दिस इज़ कैक्टस लैंड, ये एक ऐसी धरती है जो कैक्टस से भरी हुई है, कांटों से भरी हुई है। हियर द स्टोन इमेजेस आर रेज्ड, हियर यहाँ द स्टोन इमेजेस, पत्थर की मूर्तियाँ आर रेज्ड, बनाई जाती हैं, खड़ी की जाती हैं। हियर दे रिसीव, यहाँ वो प्राप्त करती हैं, यानी ये जो पत्थर की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं वो प्राप्त करती हैं द सप्लिकेशन, सप्लिकेशन आप पूजा कह सकते हैं, सजदा कह सकते हैं, इबादत कह सकते हैं। तो उन मूर्तियों को सजदा किया जाता है, उनको उनके सामने झुका जाता है, उनकी पूजा की जाती है। ऑफ अ डेड मैन्स हैंड, एक मरे हुए आदमी के हाथों से। तो अब यहाँ पर ये जो मूर्तियाँ हैं, पत्थर की मूर्तियाँ, ये सिम्बोलाइज करती हैं उन इमेजेस को, उन लीजेंड्स को जो हम क्रिएट कर लेते हैं, उनको महान बना देते हैं कुछ नेताओं को। जैसे हिटलर कोई ज़बरदस्ती से नहीं बना था, जो शासक बना था वो जर्मनी का, वो इलेक्शन के थ्रू बना था, उसको चुना गया था बाकायदे वोट देकर, और वो कितना बड़ा ब्लंडर साबित हुआ डेमोक्रेसी का। तो हम क्या है, स्टोन इमेजेस क्रिएट कर देते हैं, हम इंसान कुछ लोगों को भगवान बना देते हैं, पत्थर की मूर्तियाँ बना देते हैं और फिर उनकी पूजा करते हैं, और उनके सामने हम ऐसे झुकते हैं जैसे कि एक मरा हुआ आदमी हो। तो उनके सामने हमारी कोई फिर औकात नहीं रह जाती है। चाहे वो तो मैंने हिटलर का एग्जाम्पल दिया आपको, आप अपने यहाँ जिन देशों में भी ये पोएम मेरी पढ़ी जा रही हो, अब वो भी अपने यहाँ देख लें कि एक बार जब आप इलेक्शन के थ्रू चुन देते हैं, अपनी सरकार बना देते हैं, तो क्या उन नेता लोगों के सामने आपकी कोई औकात रह जाती है? नहीं, आप वही आम जनता रहते हैं। आपने चुन दिया, आपके नुमाइंदे, उनके हाथ में सत्ता होती है, लेकिन आपकी औकात तो वही रहती है ना। तो अब हम उनकी पूजा करते हैं, उनके सामने सजदा करते हैं उस तरीके से जैसे कि हम लोगों में कोई लाइफ ही नहीं है, हम मरे हुए लोग हैं। ऑफ अ डेड मैन्स हैंड, अंडर द ट्विंकल ऑफ अ फेडिंग स्टार, ट्विंकल माने टिमटिमाहट, ऑफ अ फेडिंग स्टार, एक डूबते हुए तारे की। तो यहाँ वैसी ही कन्फ्यूज़न रहती है, वैसी ही रोशनी रहती है, आधा दिन आधी रात, जैसे कि जो स्टार है फेड हो रहा है, डूबते हुए तारे की रोशनी में हम उन लोगों की पूजा करते हैं। इज़ इट लाइक दिस,
क्या ऐसा ही होता है? इन डेथ्स अदर किंगडम, मौत का जो दूसरा राज्य है, यहाँ भी मौत का राज्य है। ये जो धरती है, हालांकि हम यहाँ जीवित प्राणी यहाँ रहते हैं, देखने में ही जिंदा हैं अकॉर्डिंग टू टी.एस. इलियट, हम वास्तव में जिंदा नहीं हैं। वास्तव में तो हम चलती फिरती लाशें ही हैं, डेड बॉडीज ही हैं। तो वो कह रहा है कि मौत का अदर किंगडम, जो दूसरा राज्य है, एक तो ये राज्य भी मौत का है और दूसरा राज्य जो मौत का है, वहाँ भी क्या ऐसा ही होता है? इज इट लाइक दिस? वेकिंग अलोन, अकेले जागना, एट द आर, उस समय पर, उस घड़ी पर, व्हेन वी आर, जब हम होते हैं, ट्रेम्बलिंग, कांपते हुए, विद टेंडरनेस, नाजुकता के साथ, लिप्स, हमारे होंठ, दैट वुड किस, जो कि चुम्बन लेना चाहते हैं, वो होंठ, फॉर्म प्रेयर्स, बजाय किस करने के वो प्रार्थना करते हैं, टू ब्रोकन स्टोन, टूटे हुए पत्थरों की, उन मूर्तियों की पूजा करते हैं, उनको प्रार्थना करते हैं। यानी करना कुछ चाहते हैं, वो तो कर ही नहीं सकते जो करना चाहते हैं, वो उनकी पूजा, उनकी प्रार्थना, उनका सजदा करने के लिए मजबूर हैं। तो क्या मौत के दूसरे राज्य में भी ऐसा ही होता है? अब हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 4 की ओर। अब यहाँ पर आप 1 मिनट के लिए कल्पना कीजिए, एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई रोशनी नहीं है, अंधेरा है, आपकी भी आंखें नहीं हैं। 1 मिनट को इमेजिन कर लीजिए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए, मेरे साथ इमेजिन कीजिए, आप आंखें बंद कीजिए अपनी और सोचिए कि यहाँ बिल्कुल अंधेरा है और सिर्फ आपकी आंखें बंद नहीं हैं, आप ही अंधे नहीं हैं, सारी बाकी जो लोग हैं वो भी अंधे हैं और एक उफनती हुई नदी के किनारे हैं और अपना रास्ता तलाश कर रहे हैं। तो और बोल भी नहीं रहे हैं, बस चलते जा रहे हैं, अपना रास्ता तलाश करते जा रहे हैं। एक तरफ उफनती हुई, बाढ़ आती हुई नदी है, उसके किनारे आप हैं। चलिए अब आंखें खोल लीजिए और फिर देखिए। द आइज आर नॉट हियर, आँखें यहाँ नहीं हैं। देयर आर नो आइज हियर, यहाँ कोई आँखें नहीं हैं। यानी जो मॉडर्न वर्ल्ड है, यहाँ मनुष्य अंधा है। हाँ, देखने को आँखें हैं, हम सभी के पास आँखें हैं, बहुत कम लोग हैं, कुछ अंधे लोग भी हैं, दुर्भाग्य से उनकी आँखें नहीं हैं, लेकिन हम आँखें होते हुए भी अंधे हैं। इन दिस वैली ऑफ डाइंग स्टार्स, ये वैली है, एक घाटी है, ऑफ डाइंग स्टार्स माने डूबते हुए तारों की, मरते हुए तारों की, यानी अंधेरे से भरी हुई है। हमें दिखता है कि सूरज निकलता है, बिजली तो हमारे पास है ही, कितने सारे बिजली के प्लांट्स हैं, कोई कमी नहीं है, सब जगह बिजली है, ट्यूबलाइट्स जल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद जो अंधेरा है इस संसार में, उससे ये जो दुनिया है वो क्या बना हुआ है, क्या बनी हुई है? वैली ऑफ डाइंग स्टार्स, डूबते हुए तारों की घाटी बन चुकी है ये दुनिया। और ऐसी डूबते हुए तारों की इस घाटी में हम बिना आँख वाले लोग, यानी आँखें होते हुए भी अंधे लोग, हम इन दिस हॉलो वैली, इस खोखली घाटी में, दिस ब्रोकन जॉ, ये जो टूटा हुआ जबड़ा है, यानी एक अंश है, एक टूटा हुआ भाग है, ऑफ आर लॉस्ट किंगडम्स, हमारे खोए हुए साम्राज्य का, यानी उन सभ्यताओं का, प्राचीन सभ्यताओं का जो खो चुकी हैं। जिस वक्त मनुष्य के पास आँखें होती थीं, वो वास्तविकता को देख सकता था, तो वो जो किंगडम्स हैं वो खो चुके हैं और उनका एक छोटा सा ब्रोकन जॉ, टूटा हुआ जबड़ा या टूटा हुआ अंश इधर उधर बिखरा पड़ा है। इन दिस लास्ट ऑफ आ मीटिंग प्लेसेस, ये जो लास्ट, अंतिम है, ऑफ मीटिंग प्लेसेस, हमारे मुलाकात की जगह। तो ये जो धरती है न जाने कब समाप्त हो जाए, ये अंतिम जगह है, अंतिम पल चल रहा है। जैसा कि तबाही हुई थी वर्ल्ड वॉर्स में, 1-2 और वर्ल्ड वॉर हो जाए तो ये हमारा आखिरी स्टेज होगा, ये हम अंतिम पीढ़ी होंगे इस दुनिया की। तो
इन दिस लास्ट ऑफ मीटिंग प्लेसेस, ये जो अंतिम हमारा मिलने का स्थान है, मिलन स्थान है, वी ग्रोप टुगेदर। ग्रोप माने होता है रास्ता ढूंढना। अंधेरे में आप ग्रोप करते हैं यानी रास्ता ढूंढते हैं। लाइट अचानक से चली जाए, वैसे तो सभी के पास इन्वर्टर हैं, जनरेटर हैं, लाइट जाते ही इन्वर्टर चल जाता है, लेकिन जिनके पास नहीं है, आप इमेजिन कीजिए और लाइट चली गई तो आप कैसे करते हैं, अंधेरे में रास्ता तलाश करते हैं। तो उसके लिए जो शब्द आता है वो ग्रोप आता है। तो अब क्योंकि ये जो संसार है ये एक अंधेर नगरी बन चुका है, अंधेरी घाटी बन चुका है, और हम सब तो अंधे हैं ही, आँख वाले अंधे, तो हम ग्रोप टुगेदर, हम साथ साथ अपना रास्ता तलाश कर रहे हैं। एंड अवॉइड, और बच रहे हैं, स्पीच, बोलने से बच रहे हैं और अंधेरे में अपना रास्ता तलाश कर रहे हैं। यानी हमारे मन में क्या है, हम अक्सर अपनी बात लोगों से शेयर नहीं करते हैं ना, बोलने से बचते हैं। न जाने हमारी किस बात का क्या असर हो जाए सामने वाले के ऊपर, तो अक्सर हम अपनी बातों को बोलते नहीं हैं। तो अवॉइड स्पीच। गैदर्ड ऑन दिस बीच, गैदर्ड हम इकट्ठा हो गए हैं, ऑन दिस बीच, इस किनारे पर, ऑफ द ट्यूमिड रिवर, उफनती हुई नदी के। तो ये जो संसार है एक उफनती हुई नदी है, उस उफनती हुई नदी के किनारे हम इकट्ठे हो गए हैं। साइटलेस मीन्स दृष्टिहीन, अंधे। अनलेस यदि न, द आइज रीअपियर, हमारी आँखें पुनः वापस आ जाएं। यदि हमारी आँखें पुनः वापस ना आ जाएं तो हम दृष्टिहीन ही हैं। हो सकता है कि हमको ज्ञान हो जाए और हमारी आँखें वापस आ जाएं, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, अनलेस द आइज रीअपियर, यदि आँखें वापस नहीं आती हैं तो हम साइटलेस हैं, दृष्टिहीन हैं, अंधे हैं। एज द परपेचुअल स्टार, यानी हमारी जो आँखें हैं लौट ना आए एक परपेचुअल स्टार की तरह, एक ऐसा तारा जो कभी नहीं डूबेगा। यानी परपेचुअल माने इमॉर्टल, एक अमर तारे की तरह। वैसे तो यहाँ तारे डूब रहे हैं, ये एक ऐसी घाटी है जहाँ पर तारे डूब रहे हैं, डाइंग स्टार्स की घाटी है, लेकिन हो सकता है कि कभी हमें आँखें मिल जाएं, हमें ऐसी नज़र मिल जाए जो कि परपेचुअल स्टार की तरह हो, जो कभी नष्ट ना हो। ऐसी नज़र, ऐसी दृष्टि हमको मिल जाए। मल्टीफोलिएट रोज़, मल्टीफोलिएट बहुत सारी पंखुड़ियों वाला रोज़, गुलाब। तो ये जो मल्टीफोलिएट रोज़ है इसका ज़िक्र डांटे की जो डिवाइन कॉमेडी है उसमें भी आता है, और ये एक सिंबल है उम्मीद का, होप का, आशा का। तो एक मल्टीफोलिएट रोज़ की तरह हमें आँखें मिल जाएं, उम्मीद हमें मिल जाए। अगर कोई, फ़िलहाल तो कोई उम्मीद नहीं है, टी एस इलियट को लगता है इस वक्त तो कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कभी कोई उम्मीद मिल जाए। ऑफ डेथ्स ट्विलाइट किंगडम, तो ये जो मल्टीफोलिएट रोज़ है, बहुत सारी पंखड़ियों वाला गुलाब है, जो कि मौत के ट्विलाइट किंगडम में, यानी जहाँ ज़िंदगी और मौत मिलती हैं, उस राज्य में हमें कोई उम्मीद की किरण मिल जाए, वो उम्मीदों वाला गुलाब मिल जाए। द होप ओनली, जो कि एकमात्र उम्मीद है, ऑफ एम्प्टी मैन, खोखले इंसानों की, कि शायद हमें वो गुलाब मिल जाए, शायद हमें कोई उम्मीद मिल जाए, शायद हमें ईश्वर की कृपा मिल जाए और हमारा ये जो अंधकार है ये समाप्त हो जाए। फ़िलहाल तो ऐसा नहीं है, लेकिन एक उम्मीद है कि शायद ऐसा हो जाए। अब चलते हैं पार्ट 5, ये अंतिम भाग है इस कविता का, और एक बच्चों की कविता है, नर्सरी राइम है, जिसमें वी गो राउंड द मलबेरी बुश, यानी जो बेर की झाड़ी है हम उसके आसपास घूमते हैं, ऐसा गाते हुए। नर्सरी राइम है बच्चों की, तो बच्चे ये गाते हुए खेलते हैं, गेम खेलते हैं। तो अब उसी की एक तरीके से पैरोडी है। हियर, यहाँ पर, वी गो राउंड, हम चारों ओर घूमते हैं। द प्रिकली पियर, प्रिकली कांटों वाली, पियर नाशपाती होती है। तो ये जो धरती है, आपने सुना होगा, पियर शेप्ड है, पूरी तरह गोल नहीं है, एक नाशपाती की शक्ल में है। और अब उसको लग रहा है कि नाशपाती वैसे तो चिकनी होती है, लेकिन ये जो नाशपाती है वो प्रिकली है, जो चुभती है, इसमें कांटे हैं। तो इसके चारों ओर इस धरती पर हम घूमते हैं।
प्रिकली पियर, कांटों वाली नाशपाती, कांटों वाली नाशपाती। हियर वी गो राउंड द प्रिकली पियर, यहाँ हम चारों ओर घूमते हैं इस कांटों वाली नाशपाती के। एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह 5 बजे। बिटवीन द आइडिया एंड द रियलिटी, और हम जो घूमते हैं वो किन चीज़ों के बीच घूमते हैं, आइडिया और रियलिटी। तो एक तो हमारा विचार होता है, एक हमारी कल्पना होती है और एक हमारी वास्तविकता होती है। इन दो चीज़ों के बीच में हम झूलते रहते हैं, एक डायलेमा है। हम एक ऐसे डायलेमा में फंसे हैं कि हम आधे कल्पनाओं में जीते हैं, आधे वास्तविकता में जीते हैं। तो बिटवीन द आइडिया एंड द रियलिटी, बिटवीन द मोशन एंड द एक्ट। मोशन इरादा होता है और एक्ट, वैसे मोशन माने गति भी होती है और एक्ट काम होता है। तो एक तो हमारा काम करने का इरादा होता है और एक वो वास्तविक काम होता है जो हम करते हैं। तो इरादा हमारा कुछ होता है, करते हम कुछ हैं। जितना इरादा होता है उतना नहीं करते हैं, तो हम झूलते रहते हैं बिटवीन द मोशन एंड द एक्ट। फॉल्स द शेडो, फॉर दाइन इज द किंगडम बिटवीन द कंसेप्शन एंड द क्रिएशन। फॉल्स द शेडो यानी हमारी परछाई पड़ती है। फॉर, क्योंकि दाइन इज़ द किंगडम, ये राज्य तो तुम्हारा ही है। अब दाइन में टी कैपिटल है, और कैपिटल जब होता है तो वो या तो पर्सोनिफिकेशन होता है या फिर ईश्वर के बारे में बात हो रही होती है। तो ये राज्य तुम्हारा ही है। बिटवीन द कंसेप्शन एंड द क्रिएशन, कंसेप्शन फिर से वो आइडिया होता है। देखिए, प्लेटो का कहना था कि ये जो दुनिया है एक नकल है, एक इमिटेशन है, एक कॉपी है। जो ओरिजिनल था वो आइडिया था। प्लेटो का कहना है कि ईश्वर के दिमाग में जो आइडिया था वो ओरिजिनल था, उसकी जो कॉपी है वो ये यूनिवर्स है। ये जो क्रिएशन है, ये जो रचना है, वो उस आइडिया की नकल है। तो अब ये जो किंगडम है वो क्या है, बिटवीन द कंसेप्शन एंड द क्रिएशन। वो उस कंसेप्शन यानी उस आइडिया और क्रिएशन के बीच में कहीं है। यानी ओरिजिनलिटी तो कभी हो ही नहीं सकती। आइडिया जो था वो ओरिजिनल था ईश्वर के दिमाग में, लेकिन ये संसार वैसा नहीं बन पाया। और प्लेटो तो ये कहता है कि जो पोइट्स पोइट्री लिखते हैं वो इस संसार को देखकर लिखते हैं, यहाँ से इंस्पिरेशन लेते हैं, प्रेरणा लेते हैं और फिर अपनी कविता लिखते हैं। तो उनकी जो कविता होती है वो कॉपी ऑफ अ कॉपी होती है, नकल की भी नकल होती है। तो अब ये जो संसार है वो क्या है, दाइन इज़ द किंगडम, ये साम्राज्य आपका है। और वो बिटवीन द कंसेप्शन एंड द क्रिएशन, वो उस आइडिया और रचना के बीच में कहीं है। यानी वैसा नहीं बन पाया ये राज्य जैसा कि ओरिजिनल आइडिया था, उसके बीच में कहीं है। बिटवीन द इमोशन एंड द रेस्पॉन्स, और ये जो संसार है वो झूल रहा है। इमोशन भावनाएं होती हैं और रेस्पॉन्स प्रतिक्रिया होती है। तो जो भावनाएं हैं और प्रतिक्रियाएं हैं उनके बीच में कहीं ये संसार झूल रहा है। फॉल्स द शैडो, और इनके बीच में छाया पड़ती है, परछाई पड़ती है। जो ये संसार है उसकी परछाई कहीं ना कहीं इन दोनों चीज़ों के बीच में झूल रही है। ये जो जितनी दो चीज़ें बताई गई हैं। लाइफ इज़ वेरी लॉन्ग, ज़िंदगी बहुत लंबी है। बिटवीन द डिज़ायर एंड द स्पाज्म, डिज़ायर इच्छाएं होती हैं और स्पाज्म होती है जो मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है, मिर्गी का दौरा पड़ जाता है ना, तो उस स्थिति में इंसान कुछ कर नहीं सकता। तो उसकी इच्छा और जो उसकी मांसपेशियों की ऐंठन है, कुछ न कर पाने की जो स्थिति है, उसके बीच में इंसान झूल रहा है, ये दुनिया झूल रही है। बिटवीन द पोटेंसी, पोटेंसी क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, कुछ करने की ताकत होती है। तो करने की ताकत एंड द एग्जिस्टेंस, और जो हमारा अस्तित्व है, इनके बीच में। बिटवीन द इसेंस एंड द डिसेंट, इसेंस यानी जो मूल तत्व है, जो अंदर का आवश्यक तत्व है, यानी जैसे हमारा इसेंस क्या है, हमारी सोल है। तो वो जो इसेंस है
वो जो मूल तत्व है, एंड द डिसेंट, डिसेंट होता है पतन, उतार, तो जो मनुष्य का पतन है उनके बीच में फॉल्स द शेडो, एक परछाई पड़ती है, इस संसार की परछाई पड़ती है। फॉर दाइन इज द किंगडम, क्योंकि ये साम्राज्य है तो तुम्हारा ही। फॉर दाइन इज, क्योंकि है तो तुम्हारा ही। लाइफ इज, लाइफ है, जिंदगी है। फॉर दाइन इज द, क्योंकि तुम्हारा ही है। देखो जैसे हम जब बहुत भावनाओं से भरे भरे होते हैं तो हमारे सेंटेंसेस कंप्लीट नहीं होते, तो यहाँ जो टी.एस. इलियट है वो एकदम से भावनाओं से भरा हुआ है। सेंटेंसेस देखिए टूटे फूटे हैं, फ्रेगमेंटेड सेंटेंसेस हैं, पूरे कंप्लीट सेंटेंस नहीं हैं। फॉर दाइन इज, लाइफ इज, फॉर दाइन इज द, है ना, तो ऐसे ही फ्रेगमेंटेड सेंटेंसेस हैं, टूटे फूटे बिखरे हुए वाक्यांश हैं ये, क्योंकि ये राज्य तो तुम्हारा ही है, ये संसार तो तुम्हारा ही है, जीवन तो तुम्हारा ही है। दिस इज़ द वे द वर्ल्ड एंड्स, यही तो तरीका है जिस तरीके से ये दुनिया ख़त्म होती है, ये संसार ख़त्म होता है। दिस इज़ द वे द वर्ल्ड एंड्स, यही वो तरीका है जिससे संसार ख़त्म होता है। दिस इज़ द वे द वर्ल्ड एंड्स, यही वो तरीका है जैसे संसार ख़त्म होता है। मतलब रिपीट किया है 3 बार, ज़ोर देने के लिए संसार कैसे ख़त्म होता है, इस बात को एम्फेसाइज़ करने के लिए, इस पर ज़ोर देने के लिए यहाँ रिपीटिशन जो लिटरेरी डिवाइस है वो प्रयोग की गई है। नॉट विद अ बैंग बट अ विम्पर, तो ये जो संसार है वो ख़त्म हो रहा है एक बैंग के साथ नहीं। बैंग होता है विस्फोट और विम्पर होता है एक फुसफुसाहट, धीरे से फुसफुसाते हुए। तो ये जो संसार है वो एक बैंग के साथ ख़त्म नहीं हो रहा, यानी एक विस्फोट हुआ और सब कुछ ख़त्म नहीं, वैसे नहीं हो रहा है। धीरे धीरे फुसफुसाते हुए, सरकते हुए जा रहा है, मर रहा है, ख़त्म हो रहा है अपने पतन की ओर, अपने अंत की ओर, अपनी मौत की ओर। ये संसार धीरे धीरे जा रहा है। नॉट विद अ बैंग बट अ विम्पर, एक धमाके के साथ नहीं बल्कि धीरे धीरे फुसफुसाते हुए, सरकते हुए। तो देखिए आपने ये कविता यहाँ समाप्त हुई और आपको लगा होगा कि हाँ कैसी वास्तविकता है। टी.एस. इलियट को जब हम पढ़ते हैं, हालांकि आपने जो शुरू किया है इसको, सेकेंड सेमेस्टर को पढ़ना शुरू किया है, तो पहली पोइम विलियम शेक्सपियर की है, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। कहाँ वो पोइम, कहाँ ये पोइम। आप एकदम से उस पोइम को पढ़ने के बाद जब ये पोइम पढ़ेंगे या लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफोक पढ़ेंगे, उसका नाम भी प्रेम गीत है, और शेक्सपियर की वो जो कविता थी लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, वो भी एक लव सॉन्ग है, प्रेम गीत है, लव सोनेट है। ज़मीन आसमान का डिफरेंस आप पाएंगे। तो ये जो पोइम्स हैं थोड़ी सी आपको लगेंगी थोड़ी देर के लिए कि ये समझ में नहीं आ रही हैं, बड़ी टूटी फूटी हैं, कहीं कोई सीक्वेंस नहीं है, लेकिन आप जब बारीकी से पढ़ेंगे, कम से कम 2 बार पढ़िएगा, तो आपको लगेगा कि हाँ यही तो वास्तविकता है आज की दुनिया की, ऐसी ही तो है ये दुनिया। कहीं कोई एक सीक्वेंस नहीं दिखता, कहीं कोई सिस्टम नहीं दिखता, सिस्टमेटिकली तो कुछ होता ही नहीं, बड़ी एब्सर्डिटी है, बड़ी तर्कहीनता है इस संसार में, कहीं कोई लॉजिक नहीं है, कभी भी कहीं भी कुछ भी हो जाता है। अच्छा खासा बंदा जा रहा है, रोज़ आप अखबार पढ़ते होंगे, बारात जा रही थी और बस खाई में गिर पड़ी, बस का एक्सीडेंट हो गया, दूल्हा मर गया, तो कहाँ खुशियाँ और कहाँ अचानक से दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। कोई लॉजिक ही नहीं है इस संसार में। तो ये वास्तविकता है इस संसार की, और वो वास्तविकता जो मॉडर्न पोइट्री है उसमें दिखाई आपको देती है। तो बहुत डिस्कशन किया जा सकता है इस पोइम पर और मॉडर्न पोइट्री पर, लेकिन फिर कभी। अब ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।